Hello, good morning everyone. This is ncert and today I will be teaching you SST Social Science of class 10th and the chapter is chapter 1 of civics section and the chapter name is power sharing. So आज जो है हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं सिविक सेक्शंस का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग. ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप वीडियो देखना शुरू करें तो आप लोग कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग और अपना नाम जरूर लिखें और जब आप एंड करें तो कमेंट सेक्शन में आप एंड लिखना मत भूलिएगा. ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आप लोग किताबें ले लें, बुक्स ले लें, ताकि आप लोगों को टॉपिक्स और चैप्टर्स को समझने में आसानी हो. फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर सकता हूं. ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रीट को सब्सक्राइब कीजिए. और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स के जो वीडियोज अपलोड होते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोग मिस ना करें और वीडियो को सबसे पहले देख सकें. तो आइए शुरू करते हैं. ये चैप्टर पावर शेयरिंग क्लास 10th का, ये सिविक्स का पहला चैप्टर है. ठीक है, और इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है डेमोक्रेसी एक कंट्री है वहां पे पावर शेयरिंग की डिमांड्स को कैसे फुलफिल करती है. पावर शेयरिंग करने का मतलब है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. जैसे तीन जो मेन ऑर्गन्स होते हैं हमारे पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक कंट्री के, वो होते हैं एक लेजिस्लेचर, यानी वो नेता लोग जो लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं. दूसरे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. और थर्ड है हमारी जुडिशियरी जो इंटरप्रेट करती है उन लॉज को, देखती है कि लॉज जो है वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या उसका इम्प्लीकेशंस, उसका असर क्या हो सकता है लोगों पे, उसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं लोगों पे. ठीक है, और देखेंगे कि इस चैप्टर में जो है हम लोग दो कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे. एक यूरोप का कंट्री है बेल्जियम और दूसरा है एशिया साउथ एशिया का श्रीलंका. इन दो कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जो है, जो डिमांड्स पावर शेयरिंग की वो कैसे वो फुलफिल करते हैं. ठीक है, और जब किसी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री में जब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स और जब जुडिशियरी एक सही तरीके से काम करती है, जब पावर उनके बीच में डिवाइड हुआ होता है, तो किस तरह से जो है वो डेमोक्रेसी को एक सक्सेसफुल बनाते हैं. ठीक है, द इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी. यानी कि ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स हैं और जुडिशियरी जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी उसको सक्सेसफुल बनाते हैं. In this chapter, we'll carry the idea of power sharing forward. In the context of Belgium and Sri Lanka, we'll study how democracies have handled the demand of power sharing. यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो है जो डिमांड है पावर शेयरिंग की वो डेमोक्रेसी में कैसे फुलफिल होती है. These two stories yield some general conclusion about the need of power sharing in a democracy. और ये जो दो स्टोरीज है हमारी श्रीलंका और बेल्जियम की, ये एक जनरल कंक्लूजन देती है हमें कि पावर शेयरिंग जो है वो कितनी जरूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला टॉपिक बेल्जियम एंड श्रीलंका, कि किस तरह से जो है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वहाँ पे बेल्जियम की, ठीक है, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनका पॉपुलेशन जो है किस तरह से डिवाइडेड है और किस तरह से वो कोऑपरेट करते हैं दूसरे को, और क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं. Alright, so now we move on to the next topic, that is the first topic of this chapter, that is the context of Belgium and Sri Lanka regarding the power sharing. Alright, Belgium is a small country in Europe, smaller in area
देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और जो साइज या अगर एरिया की बात की जाए हमारे बेल्जियम की, तो ये हरियाणा स्टेट से भी छोटा जो कंट्री है माना जाता है। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर शेयर करता है अपना फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स का, जर्मनी के साथ और हमारा लग्जमबर्ग के साथ। ठीक है, इन कंट्रीज के साथ बेल्जियम जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। It has a population of little about 1 crore, about half the population of हरियाणा। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर है, जो कि आधी मानी जाती है हरियाणा स्टेट की। द एथनिक, जो एथनिक वर्ड है ये एक सोशल डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। ठीक है, सोशल डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर। ठीक है, एथनिक का मतलब क्या होता है? सोशल डिवीजन है जो कल्चर के शेयरिंग पे बेस्ड है। ठीक, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी स्मॉल, यानी जो एथनिक कॉम्प्लेक्स है मतलब। तो जो एथनिक जो शेयर्ड कल्चर का जो वहाँ पे कॉम्पोजिशन है बेल्जियम का, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है इन द सेंस कि वहाँ पे जो है बहुत सारे अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, यानी कि अलग अलग भाषाएं बोलने वाले वहाँ पे ग्रुप्स हैं। पेज नंबर 2 पे जो तुम इमेज देखोगे बेल्जियम का, वहाँ पे तुम लोग देखोगे की में दिया हुआ है कि कौन कौन से जो है वहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वहाँ पे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस बेल्जियम कंट्री की, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अलग अलग वहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन कंट्री का 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन, यानी कि 59% जो वहाँ पॉपुलेशन है बेल्जियम की, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ठीक है, अनदर 40% लिव्स इन वलोनिया रीजन, जो बाकी 40% है वो तुम्हारे वलोनिया रीजन में रहते हैं एंड स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और वो भाषा बोलते हैं फ्रेंच। तो हमने देखा, यहाँ तक हमने देखा कि 2 रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग हैं, यानी कि जो डच भाषाएं बोलते हैं, और जो 40% जो पॉपुलेशन है वो वलोनिया रीजन में रहती है, और वहाँ की जो भाषा है जो बोलते हैं वो लोग वो है फ्रेंच। क्लियर? रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन स्पीक्स जर्मन, और जो बाकी 1% रह गया वो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो हमने देखा कि बेल्जियम में जो है 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, एक डच भाषाएं बोलने वाले, एक फ्रेंच बोलने वाले और एक जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर? इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम का कैपिटल है। ठीक, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर डच स्पीकिंग, यानी कि जो ब्रुसेल्स है, जो ब्रुसेल्स शहर है जो कि कैपिटल है हमारे बेल्जियम का, वहां पे जो है 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 20% जो है वो डच स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग हैं। क्लियर? हमने ऊपर देखा कि टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की कि 3 रीजन्स थे, एक तुम्हारा फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, दूसरा हमने देखा वलोनिया रीजन जहाँ पे फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, और थर्ड हमने देखा जो 1% थे वो जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप के लोग थे। वहीं हमने सिर्फ ब्रुसेल्स का देखा, तो ब्रुसेल्स का जो शहर था वहाँ पे 80% जो है वो फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% जो है वो डच स्पीकिंग है। क्लियर? तो मेजोरिटी जो ब्रुसेल्स में है वो किसकी है? वो फ्रेंच बोलने वालों की है। अगर और देखें हम लोग ओवरऑल
पॉपुलेशन की, तो उसमें मेजोरिटी किसकी, डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वालों की। ठीक, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, बट जो हमने देखा जो फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग की जो माइनॉरिटी ग्रुप थी बेल्जियम में, ठीक है, वो रिलेटिवली रिच थी एज कंपेयर टू डच स्पीकिंग लोग। जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे हमारे बेल्जियम में, वो ज्यादा रिच और पावरफुल माने जाते थे। भले ही लैंग्वेज के आधार पे वो एक माइनॉरिटी ग्रुप मानी जाती थी फ्रेंच बोलने वाले लोगों की, बट वो रिच थे और पावरफुल थे वहां पे बेल्जियम में। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. और ये जो फ्रेंच लोगों का, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग पॉपुलेशन थी वहां पे, वो माइनॉरिटी थी, ठीक है, और वो रिच भी थे और पावरफुल भी थे। और इसी चीज को जो है रिसेंट मतलब आगे बढ़ने ना देना, ठीक है, हिंडर करना, ठीक है। तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के जो लोग थे, उन्होंने इसका बेनिफिट अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के डेवलपमेंट में इसका फायदा उठाया था, क्योंकि फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में कम थे, ठीक है, बट रिच और पावरफुल थे। वहीं जो डच स्पीकिंग थी वो मेजोरिटी थी और वो इतने रिच और पावरफुल नहीं थे, बट उसी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का जो रिचनेस था, जो पावरफुलनेस था, उसका फायदा उठाया था अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और अपने एजुकेशन में, ठीक है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 और 1960s में। और यही कारण था, एक माइनॉरिटी ग्रुप थी बट रिच एंड पावरफुल थी, और एक मेजोरिटी ग्रुप था डच स्पीकिंग का जो कि पावरफुल और रिच नहीं था, बट उन्होंने उनका फायदा उठाया था, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का फायदा उठाया था अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। और यही कारण था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वहां पे, उन दोनों के बीच में टेंशंस बढ़ गए थे 1950s के टाइम पे और 1960s के टाइम पे। The tensions between the two communities was more acute in Brussels. वही ब्रुसेल्स जो था वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन था, क्योंकि ब्रुसेल्स में था ये कि जो फ्रेंच स्पीकिंग की जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, मेजोरिटी में थी 80%, और वहीं जो डच स्पीकिंग का जो पॉपुलेशन था ब्रुसेल्स में वो 20% था। तो जो टेंशन बढ़ा था तो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये तुम्हारा ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिला था। क्लियर? ब्रुसेल्स के पास एक स्पेशल प्रॉब्लम ये था कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटीज थे वो मेजोरिटी थे, ठीक है। टेंशन ब्रुसेल्स का ये था कि जो डच स्पीकिंग के लोग थे वो ओवरऑल कंट्री में ज्यादा थे 59%, बट वो माइनॉरिटी पर जाते थे कहाँ पे, ब्रुसेल्स में सिर्फ 20% थी। क्लियर? तो ब्रुसेल्स में एक अलग टाइप का प्रॉब्लम टेंशन था, ये कि भले ही डच स्पीकिंग लोग ओवरऑल कंट्री में ज्यादा थे, मेजोरिटी थी उनकी, और वहीं अगर ब्रुसेल्स की बात थी तो ब्रुसेल्स में वो एक माइनॉरिटी पड़ जाते थे, सिर्फ 20% की पॉपुलेशन थी डच स्पीकिंग की। और ओवरऑल कंट्री की बात की जाए तो जो फ्लेमिश रीजन में जो थे वो 59% थे जो डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किस तरह से जो है फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग को लेकर वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी बेल्जियम में, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग कि श्रीलंका का क्या कंडीशन था। श्रीलंका भी एक साउथ एशिया का एक कंट्री है जो कि इंडिया से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे है, तमिलनाडु से, ठीक है। वहां पे देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस थी, वहां पे जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी वो कैसी थी और कितने परसेंटेज में वो डिवाइडेड हो रखी थी। ऑलराइट, सो वी हैव सीन द सिचुएशंस इन बेल्जियम कि किस तरह बेल्जियम ने जो है वहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड डिविजन्स थी, लिंग्विस्टिक्स डिवीजन थी। जो पॉपुलेशन थी डच की वो बहुत ज़्यादा थी इंटायर कंट्री में,
अगर वहीं ब्रुसेल्स की बात की जाए तो वो सिर्फ 20% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। ठीक, वहीं जो फ्रेंच स्पीकिंग के लोग थे बेल्जियम में, वो इंटायर पॉपुलेशन का बहुत ही 40% थे। बट ब्रुसेल्स की बात की जाए सिर्फ, जो कि कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, वहां पे सिर्फ 80% यानी कि मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती थी। ठीक, वहीं अब देखते हैं हम लोग श्रीलंका का क्या कंडीशन है। श्रीलंका एक कंट्री है साउथ एशिया में, जो कि तमिलनाडु, जो कि सदर्न पॉइंट है इंडिया का, वहां से कुछ ही किलोमीटर्स में सिचुएटेड है। क्लियर? श्रीलंका हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, यानी कि जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो करीब करीब 2 करोड़ समथिंग है, जो कि एक हरियाणा स्टेट के बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया, श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसा इंडिया की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, नेपाल, बांग्लादेश की बात की जाए, तो इन सारे कंट्रीज में डाइवर्स पॉपुलेशन है। ये भी साउथ एशिया की कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है डाइवर्स है, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पे रहते हैं। उसी तरह श्रीलंका का भी है कि श्रीलंका में भी जो है अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं। द मेजोरिटी सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स। तो वहां पे जिस तरह बेल्जियम में डच स्पीकिंग के लोग ज्यादा थे, जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, वहीं श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, सिन्हाला लैंग्वेज को स्पीकर्स थे, वो मेजोरिटी थी वहां पे, जो कि 74% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। और तमिल स्पीकर जो थे वो 18% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। बाकी जो 8% थे वो तीनों लैंग्वेज क्रिश्चियंस, अलग अलग भाषाओं को मिलाकर थे। क्लियर? अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। और वहां पे जो तमिल्स का जो था, जो तमिल्स बोलने वाले लोग थे, वो भी जो है 2 अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे थे। टोटल पॉपुलेशन जो थी वो सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स में थे, ठीक है। और जो तमिल स्पीकर्स थे वो भी अलग 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो रखे थे। अगर इसका चार्ट बनाया जाए तो ऐसा हो जाएगा, एक सिन्हाला और एक तमिल, ठीक है। और इसमें 2 कैटेगरीज थी, एक श्रीलंकन, एक इंडियन तमिल, ठीक है। तो इस तरह का जो है चार्ट बनेगा, क्लियर? स्ट्रक्चर चार्ट जो है इसका बनेगा। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% कंस्टिट्यूट करते थे, ठीक है। जो तमिल जो नेटिव्स थे, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे वहां के श्रीलंका के, वो तुम्हारे श्रीलंकन तमिल्स कहलाते थे, जो कि 13% कॉन्स्टिट्यूट करते थे। और जो बाकी बच जाते थे वो इंडिया के गए हुए फोर फादर्स थे, यानी दादा परदादा थे, जो श्रीलंका में गए थे कॉलोनियल पीरियड में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो उनको बोला जाता है इंडियन तमिल्स, ठीक है। द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम एज अ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे जब कुछ इंडियंस जो है वो श्रीलंका गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, ठीक है, तो उनको बोला जाता था तुम्हारा इंडियन तमिल्स। तो अभी तक देखा हमने कि जो श्रीलंका है वहाँ पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ करीब है, जो कि हरियाणा स्टेट के बराबर है। और वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो सिन्हाला स्पीकर्स की मेजोरिटी है, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वालों की मेजोरिटी है 74%, और 18% जो है वो तमिल स्पीकर्स की है, क्लियर। और तमिल स्पीकर्स जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स, क्लियर। Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindu और Muslims। यानी कि ज्यादातर जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट धर्म उन्होंने अपनाया हुआ था, और जो तमिल्स थे वो इधर हिंदू होते थे या फिर मुस्लिम होते थे, क्लियर। About 7% Christians who are सिन्हाला और तमिल, और 7% ऐसे लोग हैं जो सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल भी बोला करते थे, क्लियर।
और वो उन्होंने जो है क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन जो 7% जो क्रिश्चियन थे वहाँ पे श्रीलंका में, वो या तो वो सिन्हाला फॉलो करते थे या फिर वो तमिल लैंग्वेज को फॉलो किया करते थे। अब ये तो था तुम्हारा एक कल्चर के बेसिस पे डिवीजन हमने देखा बेल्जियम का और श्रीलंका का। क्लियर कि ऐसे ऐसे जो है इस तरह का डिवीजन जो है किया गया है। अब जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशंस, और इस सिचुएशन को इमेजिन करो कि इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो सकता है। बेल्जियम में हमने देखा कि मेजोरिटी थी तुम्हारी जब फ्रेंच स्पीकिंग की सिर्फ ब्रुसेल्स में, और इंटायर कम्युनिटी कंट्री में देखा जाए तो वहां पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा थी। तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता था कि जो डच कम्युनिटी के जो लोग थे वो अपनी मर्जी चला सकते थे। ठीक है, Just imagine the situations in Belgium. The Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking community. जाहिर सी बात है कि जहाँ पे जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है वो सोचता है कि वो अपनी चलाए। उसी तरह जो डच स्पीकिंग के ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिटीज थी बेल्जियम में, वो चाहती तो अपना जो मेजोरिटी था उसका फायदा उठाकर जो है वो अपनी मनमानी, अपनी मर्जी जो है वो जर्मन स्पीकिंग या फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पे अपना मनमानी कर सकती थी। ठीक है, दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। और अगर वो ऐसा मनमानी करती तो जाहिर सी बात है कि जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों में प्रॉब्लम्स थी वो और ज्यादा बढ़ती। ठीक है, दिस कुड लीड टू अ मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे जो है उस कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता था। अगर डच कम्युनिटी जो है वो अपनी मनमानी, अपनी जबरदस्ती जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों पे या फिर जर्मन स्पीकिंग लोगों पे कर दी तो वहां पे बहुत ही और ज्यादा टेंशन बढ़ता है दोनों के ग्रुप्स के बीच में। टेंशन तो था ही वहां पे 1950s और 1960s के टाइम पे। अगर वो और ज्यादा बढ़ती तो और बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती वहां पे, और ऐसा भी हो सकता था कि वहां पे जो है कंट्री का पार्टीशन हो जाता लिंग्विस्टिक्स बेसिस पे। ठीक है, बोथ द साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स पे भी जो है दोनों साइड्स जो है अपना क्लेम कर सकती थी। यानी कि मेजोरिटी थी वहां फ्रेंच लोगों की, वो भी अपना क्लेम कर सकती थी, और जो डच स्पीकिंग थी कंट्री में जो मेजोरिटी थी वो भी अपना क्लेम कर सकती थी ब्रुसेल्स पे। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता दोनों कम्युनिटीज के लिए, और अल्टीमेटली जो है पार्टीशन की तरफ बढ़ जाता ये कंट्री। क्लियर, एक तो छोटा वैसे था और छोटा हो जाता पार्टीशन अगर होता तो। इन श्रीलंका Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on entire country। और सिन्हाला जो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका में जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो 74% कॉन्स्टिट्यूट करते थे इंटायर कंट्री में। तो वो एक और ज्यादा बड़ी मेजोरिटी हो जाती श्रीलंका में, और वो चाहती तो वो अपनी मेजोरिटी, अपनी मनमानी, अपनी विल, वो जबरदस्ती जो है कंट्री पे, उस श्रीलंका कंट्री पे वो अपना राज कर सकती थी। क्लियर, तो ये था कि ये हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है बेल्जियम और श्रीलंका में जो है लिंग्विस्टिक्स कम्युनिटीज का डिवीजन हो रखा है। वहां पे कल्चरल जो डिवीजन है वो भी अलग अलग है, और जो मेजोरिटी है वो अपनी पावर को, अपनी सुपरमेसी स्थापित कर सकती थी। बेल्जियम में तुम्हारा हो गया डच स्पीकिंग और श्रीलंका में हो गया तुम्हारा सिन्हाला स्पीकर्स। तो और उसका इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकता था वो हमने अभी तक देखा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है जब पावर शेयरिंग नहीं होता है तो किस तरह से जो है एक पर्सन जो है, एक कम्युनिटी जो है वो अपने आप को मेजोरिटी स्थापित करके वो अपना सुपरमेसी दिखा सकता है, यानी कि अपनी पावरफुलनेस दिखा सकता है पॉपुलेशन पे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। Alright, so now we move on to the next topic, that is majoritarianism in श्रीलंका, यानी कि मेजोरिटिनिज्म इन श्रीलंका, यानी किस तरह से मेजोरिटी का जो पॉपुलेशन था सिन्हाला वो श्रीलंका में बढ़ता गया। और मेजोरिटिज्म यही होता है कि वो एक फीलिंग है, ठीक है,
वो एक फीलिंग है कि जो मेजॉरिटी ग्रुप्स के लोग हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपने सुपरमेसी स्थापित कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी चला सकते हैं क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, उन लोगों पर जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटेरिज्म एक फीलिंग है जिसमें जो लोग होते हैं मेजॉरिटी में, वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोगों को दबाने की, अपनी मनमानी कराने, अपनी मनमानी चलाने की उस पर अधिकार रखते हैं। ये उनका मानना है मेजॉरिटी वाले लोगों का। ये मेजॉरिटेरिज्म, यही एक डेफिनेशन है इसका कि ये एक फीलिंग है जिसमें जो मेजॉरिटी वाले ग्रुप्स के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स पे अपना राज चलाना चाहते हैं, वो अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं उन पे। श्रीलंका emerged as an independent nation in 1948. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of its majority. यानी कि जो श्रीलंका है एक इंडिपेंडेंट नेशन इमर्ज हुआ 1948 में, ठीक है। और जो लीडर्स हैं सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अपनी डोमिनेंस हम लोग स्थापित करें श्रीलंकन गवर्नमेंट में और अपना राज करें, क्योंकि वो लोग मेजॉरिटी में है इसलिए। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन, ठीक है। तो जब सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो अपने मेजॉरिटी के वर्चुओं पे अपना राज चलाना चाहते थे, तो उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट जो था वहाँ पे, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि मेजॉरिटेरियन का एक सीरीज चालू कर दिया। यानी कि जो मेजॉरिटी के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वहाँ पे, उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं का बोलबाला होगा और वही लोग जो है गवर्नमेंट चलाएंगे। क्लियर? In 1956, an act was passed to recognize as the only official language, thus disregarding the Tamil. और 1956 में एक्ट पास हुआ था जिसके तहत सिन्हाला को जो है, जो सिन्हाला लैंग्वेज है, उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानने लग गए वहाँ पे श्रीलंका में, और तमिल जो लैंग्वेज था उसको डिसरिगार्ड कर दिया गया। क्लियर? The government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. जब एक्ट पास हुआ 1956 में कि सिर्फ सिन्हाला जो है, जो लैंग्वेज है, वही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा, और जब तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया तमिल लैंग्वेज को, तो जो गवर्नमेंट था, उसके बाद जो गवर्नमेंट आई श्रीलंका में इलेक्ट होकर, उसने सिर्फ वैसे एप्लीकेंट्स को प्रेफरेंस दिया जो सिन्हाला लैंग्वेज ओबे करते थे, यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज फॉलो करते थे गवर्नमेंट जॉब्स में और यूनिवर्सिटी के पोजीशंस में। यानी कि 1956 में जब एक्ट पास हुआ, उसके बाद जो गवर्नमेंट्स बने वहाँ पे, उन्होंने यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिर्फ ऐसे एप्लीकेंट्स को प्रेफर किया जो सिन्हाला लैंग्वेज को फॉलो करते थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज में एक्सपर्ट हुआ करते थे, ना कि तमिल लैंग्वेज को। क्लियर? Only constitution stipulated that states shall protect and foster Buddhism. अब हमने देखा था इससे पहले कि जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, वो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन कर दिया गया कि जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो कंट्री है, वो बुद्धिज्म को आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं को जो है प्रोटेक्ट करेंगे, जो सिन्हाला लैंग्वेज या जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और these government measures coming one after another gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. ठीक है? तो जितने भी गवर्नमेंट मेजर्स लागू किए गए थे एक के बाद एक, ठीक है, वो सिर्फ प्रेफरेंस देते थे सिन्हाला को या बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करने वाले को।
इससे जो है जो तमिल श्रीलंकन तमिल्स थे, जो श्रीलंका के इनहेबिटेंट्स भी थे और इनहेबिटेंट्स श्रीलंका के थे और वो तमिल लैंग्वेज बोला करते थे, उनको जो है एक उनके अंदर एक फीलिंग आ गया कि हमें जो है अलग किया जा रहा है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, और उनको ऐसा लगने लग गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो उनके राइट्स जो है, ये श्रीलंकन तमिल्स की बात की जा रही है कि श्रीलंकन तमिल्स है उनके पॉलिटिकल राइट्स को ये डिनाई कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनको बेसिस पे, गेटिंग जॉब्स एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और जो मतलब उनका मानना ये था, जो श्रीलंकन तमिल्स उनका मानना ये था कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो उनके पॉलिटिकल राइट्स का हनन कर रही है, वो डिस्क्रिमिनेट कर रही है उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, यूनिवर्सिटी पोजीशंस को लेकर, और उनका जो इंटरेस्ट है यानी कि उनका जो अधिकार है वो उनका छीन रही है। क्लियर? ये ऐसी भावना पैदा होती है श्रीलंकन तमिल्स में जब गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेफरेंस दिया था उन लोगों को जो सिन्हाला और बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे। As a result, the relations between Sinhala and Tamil communities strained over time, और यही कारण था कि जो रिलेशंस थे सिन्हाला और श्रीलंकन तमिल्स में, ये उनका जो रिलेशंस था और ज्यादा खराब होता चला गया था आगे आने वाले टाइम में। तो इसी चीज को देखते हुए श्रीलंकन तमिल्स ने जो है एक पार्टी और स्ट्रगल लॉन्च किया सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो उनका पॉलिटिकल राइट्स का हनन हुआ था, जो उनके इंटरेस्ट को डिनाई कर दिया गया था, ठीक है, उनका जो अधिकार था, जो राइट्स था जॉब्स पाने का, गवर्नमेंट जॉब्स पाने का, यूनिवर्सिटी पोजीशंस लेने का, वो जो उनको मना कर दिया गया था, तो तमिल जो है, श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पार्टी लॉन्च की और स्ट्रगल किया कि तमिल को भी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए ताकि उनको जो है एक रीजनल ऑटोनॉमी मिल सके और वो लोग अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे उसको सिक्योर, और एजुकेशन में जो उनकी अधिकार थी वो उनको सिक्योर कर सके। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है श्रीलंकन तमिल्स को उनके राइट्स को डिनाई कर दिया गया था और किस तरह जो है श्रीलंका में मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट वहां पे लागू किया गया, जिसमें सिर्फ सिन्हाला और बुद्धिज्म फॉलो करने वालों को प्रेफरेंस दिया जाता था। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वर रिपीटली डिनाइड, यानी कि जो डिमांड्स वो लोग रख रहे थे श्रीलंकन तमिल्स कि उनको और ऑटोनॉमी दिया जाए, उनको और आजादी दी जाए कि वो लोग जो है तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करें और वो अपने इंटरेस्ट, अपने अधिकार को जो है, जो उनका अधिकार था जॉब्स पाने का, एजुकेशन लेने का, वो उनको मिले। बट इस चीज को जो है सिन्हाला गवर्नमेंट जो थी, जो गवर्नमेंट थी श्रीलंका में, जो प्रेफरेंस देती थी सिर्फ सिन्हाला को, वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। क्लियर? इसकी वजह से क्या हुआ कि 1980s के टाइम पे बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लगे थे श्रीलंका में जो डिमांड्स कर रहे थे इंडिपेंडेंट इलेक्शंस के लिए और तमिल एलाम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, और एक तमिल एलाम नाम का जो है एक पार्टी बना था। ठीक है, एक स्टेट था तमिल एलाम नॉर्दर्न पार्ट में श्रीलंका के। ठीक है, और इन्होंने जो है अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो तमिल एलाम जो स्टेट था, जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका में था, उन्होंने डिमांड किया कि जो 1980 के टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल को भी घोषित किया जाए। तो आई होप यहाँ तक जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया, बेल्जियम का कंडीशन बताया, हमने बेल्जियम का सोशल डिवीजन बताया और श्रीलंका का बताया, और किस तरह से जो है वो दोनों चीजें जो है बेल्जियम और श्रीलंका में इफेक्ट कर सकती थी। अल्टीमेटली दे कुड लीड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री एज वेल। ठीक है, और किस तरह से जो है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो है श्रीलंका में लागू हुई थी
जिसमें सिन्हालास को प्रेफरेंस दिया जाता था। जो बुद्धिज्म को जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ का, वो कहता था कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही फॉलो करना है और उन्हीं को जो है प्रोटेक्ट करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। क्लियर? तो आई होप कि आज आपको क्लियर हो गया वो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, बाकी इस पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं यही तक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जो बाकी के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किताबें ले लें ताकि आपको टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो। कोई फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।